वक्त सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में मंगलवार को 21 मिनट बोले। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। आने वाला वक्त देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। वहीं टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसा हुआ है, ये चिंता का विषय है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल, फर्टिलाइजर्स जैसे जरूरी सामान और सप्लाई पर असर पड़ रहा है। सभापति जी, हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सभापति जी, बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है, ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऐसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को भी अधिक रेजिलिएंट बना रहा है। बीते दशक में किए गए प्रयासों से भारत आज अपनी जरूरत के अधिकांश हथियार भारत में ही बना रहा है। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया, जिसके बाद सुरक्षा के कड़े कदम उठाए गए हैं। मौके पर तुरंत स्निफर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। धमकी से असेंबली भवन के साथ साथ दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं, जांच की जा रही है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल की वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाओं के साथ ही भारत की रक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। इस बैठक में जनरल अनिल चौहान, मुख्य रक्षा अधिकारी सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख डॉक्टर समीर कामत, डीआरडीओ के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में देश की सुरक्षा, रणनीतिक तैयारियों और हाल की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। राजधानी दिल्ली में एनसीपी एससीपी के सांसदों के संसद परिसर में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए आम जनता को राहत देने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है। सरकार को इस पर तुरंत ठोस कदम उठाना चाहिए। वहीं दिल्ली में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी रिटेल फ्यूल स्टेशनों पर ऑपरेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं। पेट्रोल डीजल की पर्याप्त आपूर्ति इस वक्त मौजूद है। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और पैनिक खरीदारी से बचने का अनुरोध भी किया। सुजाता शर्मा ने बताया कि कल पीएनजीआरबी ने सभी सीजीडी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे 5 दिनों के भीतर रेजिडेंशियल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कम्युनिटी किचन, आंगनबाड़ी किचन आदि को पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराएं, जहां पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। कमर्शियल एलपीजी के अंदर
21 तारीख को भारत सरकार ने ऑर्डर इशू करते हुए कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन लगभग 50% तक बढ़ा दिया है। 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट तक बढ़ाया और इसी क्रम में जो ऑर्डर इशू किया गया उसमें रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी, सब्सिडाइज्ड कैंटीन और आउटलेट्स रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज फॉर फूड, कम्युनिटी किचन्स और माइग्रेंट लेबर को प्रायोरिटी देने की बात की गई। इसी संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उज्ज्वला स्कीम के तहत लगभग 11 लाख माइग्रेंट लेबर और माइग्रेंट कनेक्शन ले चुके हैं और पिछले कुछ महीनों में लगभग 73,000 माइग्रेंट कनेक्शंस को दिए गए हैं और yesterday also more than 20,000 5 kg cylinders have been given। ये सभी कमर्शियल सप्लाई स्टेट गवर्नमेंट के पास है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं ताकि कमर्शियल एलपीजी को सभी संबंधित लोगों को एज पर द प्रायोरिटी दिया जा सके। 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने कमर्शियल एलपीजी के लिए एलोकेशन ऑर्डर्स जारी किए हैं। बाकी जगह पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दे रही हैं। लगभग 18,700 टन कमर्शियल एलपीजी कल तक लिफ्ट हो चुकी है। वहीं बिहार के पटना में भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने महिला आरक्षण विधेयक को महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल से आधी आबादी को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा और सदन में महिला सशक्तिकरण का स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलेगा। ठाकुर ने यह भी कहा कि इससे महिलाओं को बड़ी ताकत मिलेगी और भविष्य में समाज में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। विधायक ने कहा कि एनडीए गठबंधन मजबूत है, सभी फैसलों का समर्थन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनका नेतृत्व स्वीकार कर बिहार के विकास के लिए काम किया जाएगा। ये तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आधी आबादी को और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और कहीं ना कहीं जो महिलाओं की आवाज़ पूरी तरीके से गूंज नहीं रही है, हम अगर पॉलिटिकल एरिया की बात करें तो ऐसा होने से काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी और महिला सशक्तिकरण का एक फुल प्रूफ प्रमाण हमको सदन में देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी तो चाहते ही हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ वो चलते हैं जिसमें पक्ष विपक्ष सब एक हो जाते हैं। तो ये भी एक वैसी ही बात है कि महिलाओं के लिए बहुत। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वर्ल्ड टीबी डे 2026 के मौके पर शारदा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का दौरा किया, ट्रांसप्लांट यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि शारदा अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 10 बेड थे और अब इंडोर अस्पताल की सुविधा शुरू हो गई है। ये सुविधा उन मरीजों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें बार बार बीमारी की वजह से अस्पताल आना पड़ता था या अन्य अस्पतालों में ट्रांसप्लांट कराना पड़ता था। उन्होंने कहा कि अब मरीज इस अस्पताल में आकर सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही इस उपलब्धि के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया। गौतम बुद्ध नगर के शारदा हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 10 बेड के एक हॉस्पिटल का या उनके इंडोर हॉस्पिटल फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है, जो अनुषंगिक बीमारियों के कारण जिनको बार बार या भर्ती होना पड़ता था या इलाज के लिए आना पड़ता था, ये निजी क्षेत्र का बड़ा काम है। मैं थैलेसीमिया या अन्य अनुषंगिक बीमारियों से ग्रसित जिनको बार बार ब्लड ट्रांसप्लांट करने के लिए विभिन्न अस्पतालों में जाना पड़ता है, अब पास के अस्पताल में आकर इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रेमनगर स्थित सनातन धर्म मंदिर में आयोजित सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया और प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति एवं उन्नति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, भक्ति का माहौल बना रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है, जो समाज को एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है। ये बड़ा अद्भुत एक पूजन का कार्यक्रम है जिसमें 11,000 कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये हमारी कन्याओं के प्रति हमारा समर्पण, हमारा भाव, आदर और सम्मान बेटियों के प्रति दर्शाता है।
और इस शानदार पहल के लिए, इससे हमारा सनातन का जो परंपरा है वो भी आगे बढ़ती है। और इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे युवाओं को, नौजवानों को, नई पीढ़ी को जोड़ने में भी बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं कि हमारे कैसे त्यौहार होते हैं, कैसे उत्सव होते हैं, कैसी हमारी मान्यताएं हैं, वो नई पीढ़ी को भी हस्तांतरित होते हैं, नई पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र होते हैं। और ये बड़ा ही एक श्रद्धा और आस्था का पर्व है। चैत्र नवरात्रि भी चल रही है, तो ऐसे समय पर ऐसा पावन आयोजन होना अपने आप में पूरे समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए एक बहुत। ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर मिसाइल अटैक किया। एक ईरानी मिसाइल शहर में गिरने से जोरदार धमाका हुआ। हमले के तुरंत बाद इजरायली सुरक्षा बल और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घायलों को निकाला, आग बुझाई और आसपास के इलाके को सुरक्षित किया। तेल अवीव की सड़कों पर धुआं और मलबा फैला हुआ था। लोग डर के मारे घरों में छिप गए थे। ईरान ने यह हमला पिछले कुछ दिनों में किए गए इजरायली हमलों का जवाब बताया। इजरायली सेना ने कहा कि मिसाइल को आंशिक रूप से रोक लिया गया था, लेकिन कुछ हिस्सा शहर में गिर गया। हमले में कई लोग घायल हो गए। अस्पतालों में घायलों की भीड़ भी लग गई। बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं ताकि कोई फंसा हुआ व्यक्ति न रह जाए। वहीं इजराइल की सेना ने तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इस हमले का भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान में अमेरिका और इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं। ईरान के तेल कुएं हों या फिर गैस फील्ड, सभी को अमेरिका और इजराइल ने टारगेट किया है। वहीं ईरान ने भी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और बहरीन समेत कई ऐसे देशों पर हमले किए हैं जहां से बड़ी संख्या में तेल और गैस की सप्लाई दुनिया भर में की जाती है। इस जंग ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित किया है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल कारोबार होता है और इसके चलते भारत समेत कई देशों में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है। हालांकि अभी भारत के मुकाबले कई ऐसे देश हैं जहां इस संकट का असर ज्यादा नजर आ रहा है। भारत के बाद अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाले देशों में मालदीव, ताइवान, चीन, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस शामिल हैं। पाकिस्तान ने तो अपने स्कूलों, दफ्तरों आदि को लेकर भी पाबंदियां लगाई हैं, लोगों को घरों में रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। स्पष्ट है कि यह संकट उसे ज्यादा परेशान कर रहा है। और अब बात भारत की करें तो वह अपनी जरूरत का करीब 40% तेल मिडिल ईस्ट से देशों से आयात करता है और इसके अलावा भारत अपनी जरूरत की 80% प्राकृतिक गैस आयात करता है। देश में एलपीजी सिलेंडरों की कमी है और उनका संकट पहले ही परेशानी पैदा कर रहा है।